है ना, मतलब आपका केवल बी बचा है, बी हमारा राइट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन सेंटेंस। ठीक है, फॉर द गिवन सेंटेंस टेंस बताना है। अब टेंस देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है हमारा कि डॉग्स आर द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल। जेंटलेस्ट मतलब बहुत ही जेंटल एनिमल होते हैं, बहुत ही ईमानदार किस्म के एनिमल होते हैं। नन, ठीक है, नन डैश मोर टेंडरनेस देन डॉग्स, है ना, तो नन। अब दोस्तों ये जो नन शब्द है, ठीक है, नन का मतलब होता है नन के बाद हमेशा याद रखो, नन जो है इसके बाद हमेशा आपका प्लूरल नाउन होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, नन के बाद जो है क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। और अगर इसके बाद वर्ब होगा, ठीक है, तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल वर्ब ही होगा। कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो देखो डॉग्स आर द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल, नन वर शोड, तो नन वर शोड, नन किसी ने दिखाया, मोर देन वर शोड किसी ने भी, वर शोड, है ना, तो वर ये तो आएगा नहीं, है ना, वर है, वर के बाद आपका विथ आईएनजी आना चाहिए, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गया, नन वर शोज। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया ए वाला। फिर देखो नन शोज, तो मैंने क्या बताया था, इसके बाद अगर वर्ब भी आया तो आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए, ये तो आपका क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये आपका नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। फिर ये नन शो आ सकता है, मोर टेंडरनेस देन डॉग, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका दोस्तों प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और नन हैज शोन मोर टेंडरनेस देन, तो डॉग्स आर जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल, नन हैज शोन किसी ने भी ज़्यादा टेंडरनेस नहीं दिखाया, तो ये परफेक्ट टेंस में। लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि ये हैबिट की बात हो रही है, ये उसके रूटीन की बात हो रही है, कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें डॉग की हमेशा की आदत, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि पुरानी कोई घटना बता रहे हैं कि किसी ने भी डॉग्स के जितना टेंडरनेस, जितना सॉफ्टनेस, जितना केयरनेस नहीं दिखाया। यहाँ क्या हो रहा है, रूटीन की बात हो रही है, मतलब एक ऐसी बात जिसमें डॉग्स हमेशा ही ऐसे होते हैं, मतलब वो अभी भी बोल रहे हैं कि शो मोर, हमेशा जो डॉग है वो टेंडरनेस दिखाता है, मतलब किसी कोई भी डॉग्स के अलावा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो इतना टेंडरनेस शो करता है, दिखाता है। मतलब जब भी हम कंटिन्यूटी की, मैंने क्या बताया था कि आपका ये सिंपल प्रेजेंट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट बोला जाता है। एक मिनट, जो सिंपल प्रेजेंट के आपके सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंस बोलते हैं। देखो ये आपका या तो सिंपल सेंटेंस बोल दो उनको, प्रेजेंट तो नहीं बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर सब होता है ना, तो ये सिंपल सेंटेंस आप बोलो, या फिर आप उनको इनडेफिनेट बोलो। ठीक है, इनडेफिनेट बोलो, ये हमेशा आपका क्या दिखाते हैं, ये हमेशा कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस, कोई हैबिचुअल चीजें, कोई एकदम चलन में है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, उसके बाद कोई हैबिचुअल है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चलन वाली बात है, कोई ऐसी चीज जो सच्चाई है, जो कभी मिटती नहीं है, ठीक है, जो बार बार आदतन वो चीज रिपीट हो रही है, कोई ना कोई, है ना, रिपीट हो रही है बार बार, जो रूटीन है, एकदम रोज रोज जो चीजें चलती रहती है ना, रूटीन का जो काम है, ठीक है, ये रूटीन वाला जो काम है, तो ये सारे जो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो सब के सब हम लोग देखो ये, तो ये डॉग्स जो है जेंटलेस्ट एनिमल है, नन, है ना, शो मोर टेंडरनेस, कोई भी इस तरह का टेंडरनेस नहीं दिखा पाता जैसे कि डॉग बताता, तो ये आपका राइट हो गया, सी वाला आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 11th के बाद ये देखो 12th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल देखना है, आर्टिकल का हमने पहले भी डिस्कस किया था, डेफिनेट और इनडेफिनेट, दो आर्टिकल्स, तीन आर्टिकल्स हैं आपके पास, कौन कौन से, ए, ठीक है ना, एन। आपने मेरा पहला वाला पेपर आपने देखा होगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया है आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों आपके इनडेफिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, इनडेफिनाइट आर्टिकल, अनिश्चित हो जाता है इसमें, और ये आपका जो है ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, मतलब इसमें निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित चीज़ों की, निश्चित व्यक्ति, उन चीज़ों की बात होती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है ये
एक वचन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? एक वचन को, ठीक है। और ये जो है आपका एक वचन और बहुवचन दोनों को दर्शा सकता है। उसके अलावा ये ए जो है वो हम लोग यूज करते हैं कंसोनेंट के साथ, कंसोनेंट के साउंड के साथ। कंसोनेंट का जो साउंड है उसके साथ, व्यंजन के स्वर के साथ, ठीक है, साउंड के साथ। और ये हम दर्शाते हैं वोवेल, ठीक है, वोवेल के साउंड के साथ, उनका जो स्वर आता है ना उसके साथ ये दर्शाते हैं। कौन कौन से? ए या ई या आई या ओ या फिर यू, ये वाले स्वर के साथ। अब देख लेते हैं, आई एम ऑल फॉर डैश अर्ली डिनर। देखो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, ये आप देखो, ठीक है, अर्ली हो गया, अर्ली में ये ई लिखा हुआ है ना, साउंड कौन सा आ रहा है? देखो आवाज कौन सी आ रही है? अ की आवाज आ रही है, अर्ली, अर्ली है ना, इरली नहीं बोलते, अर्ली बोलते हैं। तो क्या आना चाहिए? देखो दो चीजें आ सकती है, क्या? देखो ध्यान से, दो चीजें आ सकती है, या तो एन आएगा, है ना, या फिर द आएगा। भाई अ तो आएगा ही नहीं, अर्ली, ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि या तो एन आएगा या द आएगा। अब देख लेते हैं शुरू में क्या क्या है, एन द वाला कौन कौन सा है? एन 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 ये है ना, तो या तो एन आएगा या फिर द आएगा, फिर एन आएगा, अ आया, अ तो आएगा ही नहीं, अ वाला आपका नहीं आएगा, अ वाला क्रॉस आउट हो गया। अब इसको देख लेते हैं, दो लेट डैश द डिनर वी हैड एट द होटल लास्ट नाइट वाज नाइस। तो ये डिनर का ड आ गया। तो अब देखो दोस्तों, ड आया ना, तो या तो आपका यहाँ पे या तो ये द आ सकता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, या फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? अ आ जाएगा। एन तो आएगा नहीं, मतलब दूसरे वाले ब्लैंक में एन नहीं आएगा। ध्यान दो, दूसरे वाले ब्लैंक में आपका क्या नहीं आएगा? एन नहीं आएगा। इधर भी दूसरे वाले में एन नहीं आएगा। तो ये तो हो गया भैया, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया हमारा। दूसरे वाले में एन नहीं आएगा, मतलब ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देखो कैसे, ये देखो, आई एम ऑल, ठीक है ना, आई एम ऑल फॉर एन अर्ली डिनर। मैं आज एक जल्दी, जो सुबह जल्दी वाला डिनर है, मैं सुबह आई एम ऑल फॉर एन अर्ली डिनर, मतलब आज मैं जो है जल्दी मैं डिनर करने वाला हूँ। दो लेट है ना, दो लेट, हालांकि लेट, द डिनर वी हैड एट द होटल लास्ट नाइट वाज नाइस, है ना। तो मतलब अच्छा, तो मैं आज एक जल्दी डिनर के लिए मन बनाया हुआ था मैंने, लेकिन फिर भी मतलब लेट होने के बाद भी फिर क्या हुआ कि जो डिनर, द डिनर, वो स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पे डेफिनेट की बात कर रहे हैं कि द डिनर, वो डेफिनेट एकदम बात कर रहे हैं कि द डिनर वी हैड, वो डिनर जो हमने लिया था, कब लिया था? होटल पर लिया था लास्ट नाइट, वो बहुत अच्छा था। तो आपने क्या करा, उस डिनर को, उस डिनर का जो डिनर आप जो करने गए थे, उस डिनर को स्पेसिफाई कर दिया, जो वही वाला डिनर की बात हो रही है यहाँ पे, जो आपने उस होटल में लास्ट नाइट को हुआ था। मतलब एकदम डेफिनेट हो गया ना, पर्टिकुलर हो गया ना, तो उस कंडीशन में द आना है आपका, ठीक है दोस्तों। देखो कितना आसानी से हमने ट्रिकी तरीके से निकाला। तो दोनों तरीके हैं मेरे पास, समझेंगे भी सही, साथ में ट्रिक्स भी लगाएंगे, ठीक है। बस आप लोग सुनते रहिए, ध्यान दीजिए क्या समझा रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो डी वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, choose the appropriate prepositional phrase to complete the given sentence, है ना। prepositional, ये हमारा prepositional phrase हमको ढूंढना है। चार फ्रेज आपके सामने हैं, कौन कौन से? एक होता है in ease, with ease, of ease और by ease, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज याद रखो, ठीक है दोस्तों, एक फिक्स प्रीपोजिशन है। ये क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन, कि ये जो वर्ड है आपका, ये बिल्कुल याद रख लो कि ये जो वर्ड है आपका, ठीक है ना, इस वर्ड के साथ हमेशा विथ ही आना है और कुछ नहीं आना है, ठीक है। क्या आना है? विथ ही आना है। बस आप एक चीज दिमाग में रख लो, इन ईज नहीं होता है कुछ भी, ऑफ ईज नहीं होता है, बाय ईज वगैरह कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन है। ये क्या है आपका? फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। इसमें आपको बस याद रखना है कि ईज के साथ हमेशा विद ईज। विद ईज मतलब आराम से। क्या मतलब निकल गया था? विद ईज का मतलब है बड़े आसानी से, है ना, ये बड़े आराम से, है ना, वो बोलते हैं ना बड़े आराम से, या फिर आपका आसानी से, ठीक है, आसानी से, ये मीनिंग आ गया, ठीक है। तो देखो, इंडिया वन द मैच, बड़े आराम से, आसानी से, ठीक है, इंडिया वन द मैच, ये हो गया आपका विथ ईज, ठीक है। इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि भैया ईज जो वर्ड है उसके साथ हमेशा विथ 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 आना है और कुछ नहीं आना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के पहले लगाया जाता है वो प्रीफिक्स होता है। टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वंस, देखो प्रीफिक्स है ना, तो वंस इसके पहले, तो वंस मैच्योरिटी, तो वंस मैच्योरिटी शोज अप, डैश मैच्योरिटी शोज अप व्हेन वंस बिगिन टू स्पीक अनइंटेलिजिबली। अनइंटेलिजिबली मतलब बेवकूफ़ी से, बिल्कुल बिना सोच समझ के बोलने वाला। विथ अदर्स अबाउट सीरियस इश्यूज। तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि वंस डैश मैच्योरिटी शोज अप व्हेन वंस बिगिन टू स्पीक अनइंटेलिजिबली विथ अदर्स अबाउट सीरियस इशू। कि जब किसी की मैच्योरिटी का पता चलता है ना, कब पता चलता है कि जब कोई बोलने लगे एकदम बेवकूफ़ तरीके से, बिना सोचे समझे बोलने लगे अबाउट किसी सीरियस विषय पर। तो अब हमको प्रीफिक्स लगाना। देखो वंस डीमैच्योरिटी नहीं होता है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अनमैच्योरिटी नहीं होता है, अनमैच्योरिटी प्रीफिक्स नहीं होता है। नॉन मैच्योरिटी नहीं होता है, इमैच्योरिटी होता है। क्या होता है, हमेशा याद रखना दोस्तों, क्या होता है, इमैच्योरिटी आपका राइट हो जाएगा। इसमें भी आपको जो है याद करना पड़ेगा प्रीफिक्स जो है। और देखो सरल भी हमने कई बार पढ़ा ना, इमैच्योर, इमैच्योर होना मतलब ना समझ होना, इतनी ज़्यादा उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आना, ठीक है, बचपना नहीं जाना उसका, उसको इमैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट, ठीक है, पंचुएशन करना है हमको, दैट पंचुएट द गिवन सेंटेंस। अब देखो माय फ्रेंड सेड, ठीक है, अब पंचुएशन देखो, माय फ्रेंड सेड स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। तो देखो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ऑप्शन पर मत जाओ, ठीक है ना, आप पहले ऑप्शन पर मत जाओ, आप पहले खुद से ही, मैंने 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा बताया आप लोगों को, पहले ना आप लोग खुद से ही इसको सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो आपके हिसाब से, फिर आप देखो कि यार हमने जो मैच करा उसके हिसाब से मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 1-2 चीज पकड़ लो, जैसे माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा। अब वो कुछ कहेगा तो वो कहे हुए आगे के जो भी शब्द है ना दोस्तों, वो आपके हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे, ठीक है। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ा होगा ना, कोई जैसे ये मैंने कहा ही सेड, है ना, उसने कहा, तो उसने कहा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और बोलेंगे आई विल, मैं नहीं आऊँगा, है ना, तो आई विल नॉट कम। उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो ये जो उसके जो शब्द हैं, ध्यान देना, उसके जो एग्जैक्ट शब्द हैं वो अपन क्या करते हैं, हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करते हैं। तो उसने कहा आई विल नॉट कम, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यही पैटर्न है पूरा। माय फ्रेंड सेड, तो मेरे दोस्त ने कहा, तो यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है ना। उसके बाद जो भी उसने कहा यहाँ पे आप उसका इन्वर्टेड कर दो। उसके बाद ये क्या कहा उसने कि स्टे, है ना, स्टे विथ मी। उसने क्या कहा कि स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड, मेरे साथ रुको, कहाँ, वीकेंड पे, मतलब जो भी वीकेंड हफ्ते के एंड में संडे, सैटरडे संडे, वहां पे मेरे साथ रुको, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि आई विल नॉट टॉक टू यू, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसमें कोई कॉमा वगैरह कुछ आ रहा है क्या, देखो माय फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, स्टे विथ मी, मेरे साथ रुको, ओवर द वीकेंड, मेरे साथ ओवर द वीक। देखो यहाँ पे कॉमा आने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टर है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ने जोड़ने का काम पहले ही कर दिया कि मेरे साथ रुको, कहाँ रुको, देखो जोड़ने का काम कर दिया ना, तो कॉमा की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे साथ रुको वीकेंड पे, जो हफ्ते का एंड है वहां पे रुको, अदरवाइज, ये देखो अदरवाइज, नहीं तो ये आपका हो गया कंजंक्शन। तो अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो अब जब दोनों कनेक्टर हैं, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, तो दूसरे कॉमा वगैरह की जरूरत ही नहीं है ना। तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो यहाँ हो गया फुल स्टॉप, और ये हो गया आपका इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, डबल कॉमास। देख लो ये वाला कौन सा है, तो माय फ्रेंड सेड, ठीक है, माय फ्रेंड सेड स्टे, प्रश्न थोड़ी पूछ रहे, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। इधर देखो माय फ्रेंड सेड स्टे विथ मी, मेरे फ्रेंड ने कहा मेरे साथ रुको, ठीक है, तो माय फ्रेंड से स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड, तो ये माय फ्रेंड स्टे विथ मी थोड़ी कहा है उसने, ये इसके बाहर थोड़ी होगा इनवर्ड, ये तो उसी के शब्द थे। किसके शब्द थे, आपके फ्रेंड के शब्द थे, स्टे विथ मी, मेरे साथ रुको, तो ये नहीं होगा। माय फ्रेंड सेड, हाँ ये देखते हैं, स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड, यहाँ कॉमा आ गया, भाई कॉमा क्यों आ गया, कॉमा की जरूरत ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। देखो माय फ्रेंड सेड कॉमा स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो ये आपका डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, 16 क्वेश्चन,
चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है, सबसे बेस्ट जो ट्रांसफॉर्म करता है द सेंटेंस इनटू पैसिव। देखो दो क्वेश्चन आए हैं एक्टिव पैसिव के, हर चीज के दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। एक्टिव पैसिव पे ध्यान देना है, टेंसेस पे ध्यान देना है, आर्टिकल्स पे ध्यान देना है, ठीक है, दो दो क्वेश्चन बनते हैं। अब आप देखो द बॉय किक्ड द फुटबॉल, ये तो बहुत सरल है। देखो ये आपका सबसे पहले तो पैसिव में करना है, मतलब ये आपका है ना, ये आपका एक्टिव के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। द बॉय, तो ये क्या है? एक्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये द फुटबॉल जो है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो तो क्या देखा था हमने? ये आपका एक्टिव और ये जो है आपका पैसिव, ये वाला हमारे पास जो है फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका जो है आपका पैसिव हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में वॉज आएगा, या फिर आपका वर्ब भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे? आपका सब ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगल है कि प्लूरल है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है? द बॉय किक्ड द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फुटबॉल, तो ये हमने बना दिया द फुटबॉल। क्या बना दिया दोस्तों? ये हो गया हमारा द फुटबॉल। अब ये देखो फुटबॉल अकेली है तो वर नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। द फुटबॉल वॉज, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी जो है आपका किक्ड ही होता है, तो द फुटबॉल वॉज किक्ड, ये हो गया आपका बाय, ठीक है। बाय किससे? किसके द्वारा? द बॉय, ये हो गया आपका द बॉय वॉज किक्ड बाय द बॉय, ये आ गया हमारा आंसर। अब देख लो क्या है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से पहले खुद भी थोड़ा सा समझ के करना पड़ता है, उसके बाद ढूंढा करो ऑप्शन। तो देखो द फुटबॉल, अब दो तीन ट्रिक्स हैं इसमें, ठीक है। ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। मान लो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बिल्कुल इतना लेवल बेसिक भी नहीं आ रहा है, तो देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है दोस्तों कि शुरू में इससे करेंगे, शुरू आप किससे करोगे? फुटबॉल से करोगे, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। शुरुआत किससे करेंगे? फुटबॉल से करेंगे। तो ये देखो कि फुटबॉल से शुरुआत किस किस में हो रही है ना भाई? इसमें फुटबॉल से हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, और इसमें देखो द फुटबॉल है, तो द फुटबॉल से ही होगा शुरुआत, ठीक है। तो इसमें द फुटबॉल, इसमें द बॉय, इसमें खाली फुटबॉल, द नहीं, तो दो तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, है ना। अब सीधी सी बात है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इतना याद रखना पड़ेगा यार, है ना, कि भाई इधर मेन वर्ब है तो इधर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ सकता है ना। अब हेल्पिंग वर्ब, ये दो ऑप्शन बचे अपने पास, ये देखो इधर वॉज आया, इधर वॉज नहीं आया, खत्म बात, ये आंसर सही है हमारा, ठीक है। इतने बढ़िया इस तरीके से करो, तो किक्ड बाय द बॉय, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए ए वाला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 17 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाइलाइटेड एक्सप्रेशन, ठीक है। हाइलाइटेड वाला एक्सप्रेशन, इसका सबसे बढ़िया मीनिंग कौन निकाला? अब ये तो आपको पूरा अंदर घुस के पूरा समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग पूरा समझना पड़ेगा कि इसमें से क्या, क्योंकि ये तो ऐसा है कि इसको समझ के इसकी जो क्रीम निकलती है ना, वो क्रीम यहाँ पे दी हुई है, वो हमको बताना है, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है ना, वो इसमें दिया हुआ है। तो आपको पूरा हिंदी समझना पड़ेगा, देखो यही तरीका है। देखते हैं, आर यू, देखो सबसे पहले तो प्रश्न हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है देखो, आर यू श्योर, है ना, क्या आप इस बात पे पूरा श्योर हो, पूरा सहमत हो, है ना। आर यू श्योर आई वोंट बी स्टेपिंग ऑन हर टोज इफ आई टॉक डायरेक्टली टू हर सुपरवाइजर, कि क्या तुम ये बात पक्के में बोल सकते हो कि मैं जो है, मैं उसके आई वोंट बी स्टेपिंग ऑन हर स्टोव। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक फ्रेज हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, फ्रेज हो गया, है ना। तो फ्रेज का मतलब ये देखो, स्टेपिंग, ये जो फ्रेज है आपका, जिन बच्चों को ये फ्रेज का मीनिंग पता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन हर टोज, है ना, देखो आप थोड़ा सा समझ लो, स्टेपिंग ऑन हर टोज मतलब आप किसी के पाँव पर, उसके पाँव के ऊपर चढ़ना, मतलब क्या है, एक तरह से इंसल्ट का भाव शो करना। क्या शो करना? इंसल्टिंग,
तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इंसल्टिंग या बहुत ही इरिटेटिंग, इरिटेटिंग बहुत ही है ना, इंसल्टिंग के सेंस से आ रहा है, इरिटेटिंग के सेंस से। अब देख लो, तो आर यू श्योर, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। आर यू श्योर आई वॉन्ट बी स्टेपिंग ऑन हर टोज इफ आई टॉक डायरेक्टली टू हर सुपरवाइजर। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि क्या आपको पक्का भरोसा है कि मैं उसका इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, क्या करके, अगर मैं उसके सुपरवाइजर से डायरेक्टली बात कर लूँ तो, मतलब अगर मैं सुपरवाइजर से, उसके सुपरवाइजर से डायरेक्टली बात कर लूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको इंसल्टिंग लगेगा, उसको बुरा लगेगा, ये सेंस आ रहा है। अब आप देखो डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग का मतलब होता है हावी होना, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग, हावी होने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, किसी पे कोई हावी होने के सेंस ही नहीं आ रहा है, ठीक है। हावी होना यहाँ पे वो सेंस नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, ठीक है। मीनिंग समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब चीज़ों को समझना, तो चीज़ों को समझने की बात नहीं हो रही, कुछ समझने वाली बात, वो सेंस तो आ नहीं रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑफेंडिंग या इंसल्टिंग, बहुत इंसल्टिंग चीज़ है, इसकी बात हो रही है ना, ऑफेंड करना, उसको इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब्यूजिंग का मतलब बुरा भला कहना, गलत शब्द कहना, तो ये तो आपका सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। ये वापस आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन तो आता है दोस्तों, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक जो क्वेश्चन है वो आपका जेल प्रहरी में बिल्कुल बंधा हुआ है, आता ही आता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, क्या बताया मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया तो आप वर्ब भी जो है सिंगुलर वर्ब लेना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपका जो वर्ब है दोस्तों वो भी प्लूरल आना ही आना है, ठीक है। अब आप देख लो कि ही डैश ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर, he dash off a very good doctor who, ठीक है, who dash all respiratory ailments, ailments का मतलब होता है बीमारियां, डिजीज, ठीक है। ailment मतलब बीमारी या फिर आपके डिजीज जो है, ailments मतलब डिजीजेस। अब डैश ऑल रेस्पिरेटरी, तो मैंने क्या कहा था कि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, भाई ये क्या हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ वर्ब अगर आएगा तो वो कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आने वाला है, ठीक है ना। अब आप देखो ही नोज, तो ही नोज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि सिंगुलर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, क्यों, ही न्यू ऑफ द वेरी गुड डॉक्टर हु ट्रीट्स, ही न्यू, अच्छा पास्ट टेंस, ये भी हो सकता है ना, ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो सेकंड ही आएगा ना अगर पास्ट टेंस की बात करें तो। चलिए फिर आगे, मतलब फर्स्ट वाले से पता नहीं चल रहा है साफ साफ, है ना, दूसरा वाला देखते हैं, ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर हु, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये देखो हु आ गया आपका, है ना, हु आपका क्या है, अच्छा आर आपका कट गया, चलिए आर नहीं कटने देते हैं आपका। देखो ये मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये हु जो है ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, याद रखना, ये बता रहा हूँ, ये हु जो WH वर्ड है ये क्या होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये आपका, और ये WH का वर्ड है, ठीक है, जनरली WH का ये वर्ड है, ठीक है। इसमें 2 से 3 शब्द है, जैसे एक तो हु लगता है, जनरली ये 3 शब्द आते हैं दोस्तों, ठीक है, एक तो हु आता है, एक हुम आता है, याद रखना दोस्तों, एक हुम आता है, एक फिर आपका विच आ जाता है, ठीक है, और एक आपका दैट भी आ जाता है, एक भी क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। अब आपको मैं इसका एक रूल बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, हाँ इसका रूल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, ये आपका इसका एक रूल बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना कि कभी भी आपके ये WH आए, ठीक है, तो इसके पहले ध्यान देना, इसके पहले आपका कोई नाउन आएगा, इसके पहले आपका कोई नाउन आता है मान लो, ठीक है, कोई नाउन आता है, और इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद जो भी वर्ब आता है,
इसके बाद जो भी वर्ब आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं फिर से। देखो आप कौन कौन से वर्ड हैं, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के, हु आ गया, हुम आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो वर्ब है ना दोस्तों, ये वर्ब इसके हिसाब से आएगा, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू नाउन, मतलब जस्ट पहले वाला नाउन, ठीक है, इसके पहले वाला नाउन। और इस नाउन को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। क्या कहा जाता है इस नाउन को, एंटीसीडेंट, है ना, एंटीसीडेंट कहा जाता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि अगर, ठीक है ना, अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है, ये नाउन आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उस कंडीशन में ध्यान देना, ये अगर नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन, तो ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये नाउन आपका प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल है, तो ये वर्ब भी आपका कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, ये याद रखना है बस। तो देखो यहाँ देखो, ये आ गया आपका WH वर्ड, है ना, इसके बाद ये आ गया आपका डॉक्टर, ये आपका क्या है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इसको कहते हैं, इसके जस्ट पहले वाला, मतलब ये जो वर्ब आएगा इसके बाद, हु के बाद जो भी ये वर्ब आने वाला है वो इसके हिसाब से। तो ये डॉक्टर जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो ये वर्ब भी जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, है ना। तो हु के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब ये, तो ये प्लूरल है तो ये कैंसल, ठीक है ना। ये देखो हैव ट्रीटेड ऑल, तो हु हैव ट्रीटेड ऑल रेस्पी, जिसने हैव ट्रीटेड, हाँ, तो देखो हु हैज आता, हैव नहीं आता, है ना, क्योंकि ये आपका प्लूरल वर्ब है ना, ये प्लूरल है भाई, हैव तो प्लूरल हो गया ना, या तो हैज होता या ये होता ही नहीं आपका, हु हैव ट्रीटेड ये आपके ऑल एलिमेंट्स, तो ये सेंस में नहीं होगा। अब देखो ये ट्रीट्स, ये आपका जो है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और इधर ट्रीट्स ये भी आपका सिंगुलर वर्ब है। अब बात क्या हो रही, क्या कट हो गया हमारा, ये नहीं होगा, ठीक है, हैव ट्रीटेड नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, तो ये दो हमारे कट हो गए। फिर आप देखो अब आपके पास क्या बचा है, एक तो आपके पास ये बचा है, दूसरा ये बचा है। अब क्या पास्ट टेंस में और उधर प्रेजेंट थोड़ी होगा। देखो ही न्यू ऑफ दी वेरी गुड डॉक्टर, ही न्यू ऑफ दी वेरी गुड डॉक्टर, ठीक है, हु ट्रीट्स द रेस्पिरेटरी, मतलब उसको ऐसे डॉक्टर के बारे में पता है, उसको पता था, जो करता है वैसे नहीं, पता है, अभी की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छा क्या करता है, हु ट्रीट्स ऑल रेस्पिरेटरी एलिमेंट, जो हर एक रेस्पिरेटरी जो एलिमेंट्स है, रेस्पिरेटरी जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करता है। मतलब ये पास्ट टेंस में नहीं होगा आपका, ये प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की तो कोई इधर बात समझ में ही नहीं आ रही, पास्ट टेंस में कोई इंडिकेटर ही नहीं है कि जिसमें हम उससे, जिसकी वजह से हम लोग पास्ट में सेंटेंस को करें, है ना। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये आपका, है ना, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल का सेंटेंस है ये आपका, प्रेजेंट भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा ही नोज, ठीक है, ही नोज ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर हु ट्रीट्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, ये आपका सी वाला जो है आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब निकालना है अपने को, ये वर्ब का क्वेश्चन आ गया। अब देखो बस स्टार्टेड मूविंग व्हाइल शी डैश इट, ठीक है, तो देखो ये स्टार्टेड, द बस स्टार्टेड, ये सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म, बस स्टार्टेड मूविंग, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, V2 है, तो मूविंग, तो यहाँ अगर ये V2 है ना सर, तो ये जो है ये भी आपका पास्ट टेंस में ही होगा, ये भी आपका किस में होगा, है ना। देखो दोस्तों, तो ये आपका बस स्टार्टेड मूविंग करने, स्टार्टेड मूविंग व्हाइल शी डैश इट, तो शी बोर्डिंग, व्हाइल शी बोर्डिंग इट, तो शी बोर्डिंग तो नहीं होगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये कैंसल। व्हाइल शी वाज बोर्डिंग, व्हाइल शी बोर्ड इट, शी बोर्डेड भी नहीं होगा, कोई ना कोई वर्ब आ जाएगा ना, के दौरान, है ना। वाइल का मतलब क्या होता है, के समय, है ना, बस शुरू होने लगी, और वाइल मतलब उसके जस्ट बाद या उसके दौरान, उसके समय, उस समय, है ना, बस तो चलने वाली, जबकि वो क्या कर रही थी, शी वॉज डैश इट, तो शी वाइल शी वॉज बोर्डिंग इट, इस भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका सेकेंड फॉर्म में। तो कभी इस तरह का कोई आए ना कि शुरुआत आपका सेकेंड फॉर्म में, तो इधर आपका हेल्पिंग वर्ब का जो है पास्ट फॉर्म होगा, और उसके बाद जो भी मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है, तो मेन वर्ब ING, ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रख लो, ठीक है। तो द बस स्टार्टेड मूविंग व्हाइल शी वाज बोर्डिंग इट, जब वो उस पे चढ़ रही थी तब क्या हुआ कि बस जो है वो चलने
लगी, आगे बढ़ने लगी, ठीक है। तो बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 20 वाला लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पेपर का, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आपकी, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो वापस से आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल का आपका इस पेपर में फॉर द गिवन सेंटेंस। तो 3 आर्टिकल्स है इसमें, देखो आप ट्रिक से करेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। ही हैज गॉन ऑन डैश, ठीक है, ही हैज गॉन ऑन डैश क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन, वो क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन पे गया, ऑन डैश क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन टू डैश हिमालयाज एंड डैश हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। आप लास्ट में थोड़ा सा देखो, डैश हिमालय। अब अगर चलो मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, क्लाइंबिंग का सी आया, सी आया, इसका मतलब क्या है, एन नहीं आएगा, ए और द आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं हिमालयाज की, तो हिमालयाज में भी एन नहीं आएगा, ए और द में से कोई आने वाला है। इधर भी हाईएस्ट में एच है, तो यहाँ पे भी ए या फिर द में से कोई आने वाला है, मतलब एन वाला तो सब काट दो। स्टार्टिंग एन किस किस से हो रही है, इससे हो रही है, आपका कैंसल, एक ऑप्शन आपका कट हो गया। अब आप देखो, अब देखो अहिमालयाज नहीं होता है, कभी भी याद रखना। आपने देखा ना किसी भी हिमालय का पर्वत का नाम, तो वो तो उसके साथ तो हमेशा द ही आता है। तो सेकंड वाला द कंफर्म हो गया, द आना है, सेकंड वाला क्या आना है, द आना है। ये तो कट ही हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बचा, द आने वाला है सेकंड वाला, तो द ये भी हो सकता है, और सेकंड वाला द आने वाला है, द ये भी हो सकता है, और ये द नहीं होगा क्योंकि ये द नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका कट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या, एक तो बी वाला हमारे पास बचा है और दूसरा सी वाला बचा है। अब आप देखो तो ही हैज गॉन डैश, है ना, गॉन डैश द क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन ऑन हिमालय। देखो आगे द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया, ये वो क्या है, अ हाईएस्ट नहीं, द हाई, उसको क्या स्पेसिफिक कर दिया ना कि हिमालय एक द हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। मतलब क्या दोस्तों, लास्ट में ये भी द आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो द हाईएस्ट माउंटेन, वो कैसा है, सबसे हाईएस्ट है, उसको एकदम डेफिनेट कर दिया आपने। मतलब ये आपका ये करेक्ट है, ये ए आपका रॉन्ग हो गया, मतलब सी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ही हैज गॉन टू अ क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन, एक क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन पे वो गए, टू द हिमालयाज एंड द हिमालयाज फिर कॉमा द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया, एशिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वहां वो गए, ठीक है। सी वाला हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। किस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस हमने किए। अब आगे नेक्स्ट पेपर के साथ मैं वापस आप लोगों के साथ हाजिर होने वाला हूं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।